लेकर आ रहे हैं जो कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का पहला यूनिट है। इस यूनिट का टॉपिक है हमारी पृथ्वी। तो जैसा कि टॉपिक है, हम इसमें हमारी पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी की संरचना कैसी है। पृथ्वी की संरचना। तो एक समय था जब लोग पृथ्वी को चिपटा मानते थे, क्योंकि हम पृथ्वी का एक छोटा सा भाग ही एक समय में देख पाते हैं। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है हम उसका एक छोटा सा भाग ही देख पाते हैं, इस कारण वो हमको सपाट दिखती है। पूरी पृथ्वी को एक साथ देखने के लिए हमको अंतरिक्ष में जाना होगा, मतलब इस पृथ्वी की सतह से बहुत ऊंचाई पर जाना होगा, तब हम पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाएंगे। तो पूरी पृथ्वी को देखने के लिए हमें इससे बहुत दूर अर्थात पृथ्वी के वायुमंडल से भी आगे अंतरिक्ष में यात्रा करनी होगी। रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष यान में मनुष्य को पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में भेजते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। जो लोग रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें हम अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए गए चित्र को देखने से पता चला कि हमारी पृथ्वी वास्तव में गोल है। हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से है। यह जो चित्र है वह दूर से लिया गया चित्र है। इससे हमको पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गेंद की तरह गोल है, पर क्या यह गेंद की तरह खोखली भी है? नहीं, यह खोखली नहीं है बल्कि ठोस है। परंतु इसकी जो सतह है वह चिकनी नहीं है। यहाँ कहीं पर ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं नीची घाटियाँ हैं, बहुत गहरी घाटियाँ हैं, कहीं मैदान है। इस तरह से इसकी जो सतह है वो चिकनी नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि हम देखें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यदि पृथ्वी को काटा जाए तो वह, अगर हम पूरी पृथ्वी को हम काट दें बीच से, तो वो कैसे दिखाई देगी? तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए, हमने ये यहाँ पर इसको काटा हुआ है, इसको अगर हम काटें तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला भूपर्पटी, दूसरा प्रावार और तीसरा क्रोड। क्रोड को हम आंतरिक और बाह्य क्रोड में बांटते हैं। तो यह जो दिख रहा है, जो सबसे बाहर की ओर जो दिख रहा है, जिसको क्रस्ट लिखा हुआ है, यह भूपर्पटी है। यह मध्य का भाग, जिसको हम ये मेंटल कह रहे हैं, यह है प्रावार, मध्य का भाग प्रावार। और ये जो अंदर की ओर दिख रहा है यह है क्रोड। यह 2 भाग में बटा हुआ है, इनर कोर और आउटर कोर। इनर मतलब आंतरिक क्रोड और ये बाह्य क्रोड। इसी की विशेषता के बारे में हम अभी जानेंगे। तो सबसे पहला है, देखिए इसको हम काटेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यह बाहर की ओर भूपर्पटी, मध्य में जो रेड कलर का दिख रहा है वो प्रावार और यह क्रोड। भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह, जिसमें महाद्वीप तथा महासागर स्थित है, भूपर्पटी कहलाती है। भूपर्पटी में जीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे वायु, जल, भोजन, मिट्टी, खनिज आदि उपलब्ध होते हैं। तो भूपर्पटी में जितनी भी चीज़ें हमको दिखती हैं बाहर, जैसे महाद्वीप है, समुद्र है, सागर है, तालाब है, और आपका जंगल है, पहाड़ है,
ये सारी चीज़ें जो आपको बाहर दिखती है वो सारी भूपर्पटी है, ऊपर का परत, हमारी पृथ्वी के ऊपर का परत। यहाँ पर जीवों के जीवित रहने के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, जैसे कि वायु, जल, भोजन, खनिज, ये सारी चीज़ें। इसकी ऊपरी परत में मृत पौधे और जंतुओं के सड़े अवशेष रहते हैं, जिसके कारण ये उपजाऊ होते हैं। विभिन्न खनिज जैसे लोहा, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस आदि इसी परत में पाया जाता है। विभिन्न खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा, तांबा, कोयला, चूना पत्थर, प्राकृतिक गैस सब भूपर्पटी में ही पाया जाता है। तो इसका महत्व है, ये हमारे यहाँ पर जो जितने भी जीवन यहाँ पे चल रहा है, जितने भी जीव हैं उसके जीवन के लिए जितनी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमको भूपर्पटी में मिल जाती हैं। उसके बाद आता है प्रावार। प्रावार भूपर्पटी के नीचे गर्म पिघली चट्टानों की बनी मोटी परत प्रावार कहलाती है। यह पृथ्वी की मध्य परत है जिसमें पिघली चट्टानें विभिन्न गैसों सहित पाई जाती हैं। तो प्रावार जो होता है उसमें पिघली हुई चट्टानें हैं, ज्वालामुखी में जो पिघली हुई चट्टानें निकलती है वो यहीं से निकलती हैं। इसके बाद आता है क्रोड। क्रोड पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। यह भाग प्रावार से अधिक गर्म होता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी केंद्रीय भाग में लोहा और निकिल धातु ठोस रूप में है, जबकि बाहरी भाग में लोहा पिघले रूप में पाया जाता है। मतलब इसका जो इनर कोर है, आंतरिक क्रोड, वहाँ पे लोहा और निकिल धातु ठोस रूप में है ऐसा समझा जाता है, जबकि बाहरी जो क्रोड है इसके जस्ट बाहर की ओर वहाँ पर पिघली हुई लोहे पाई जाती हैं, ऐसा इसको माना जाता है। तो इस तरह से यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है जिसमें 3 भाग हैं, भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड। अब हम देखेंगे पृथ्वी के क्षेत्र। ग्लोब पर पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाता है। आपने ग्लोब देखा होगा, इसको विभिन्न रंगों से दर्शाया जाता है। ग्लोब कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे। पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देता है, यहाँ पर पानी होता है। आपने ये देखिए, ये पूरा ग्लोब देखेंगे तो ये पूरा नीला कलर जो दिख रहा है यह पूरा पानी है। तो अधिकांश भाग में आपको नीला दिखेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर हमारी पृथ्वी में उपलब्ध है। ग्लोब के ऊपरी सिरे को देखने पर, ऊपरी और निचले सिरे, ऊपरी सिरे को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव, यह जो है उत्तरी ध्रुव है, और नीचे की ओर है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर सफ़ेद कलर दिखता है जो बर्फ़ को दर्शाता है। यहाँ पर बर्फ़ हमेशा जमे रहते हैं। यह भी जल ही है जो जमा हुआ बर्फ़ है। पृथ्वी में जल समुद्र, नदियों, झीलों, ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस युक्त जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जहाँ पर ये पूरा नीला रंग दिख रहा है और ये ध्रुव जहाँ पर ये बर्फ़ है, ये जितने भी भाग आपको दिखाई देते हैं ये सभी जलमंडल कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा जल है। तो जल युक्त जो क्षेत्र होते हैं वो जलमंडल कहलाते हैं। तो ये पृथ्वी का पहला क्षेत्र हुआ जलमंडल। नीले और सफ़ेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह का शेष भाग पीले, भूरे या हरे रंग के होते हैं, जिन्हें हम जमीन या भूमि कहते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं मैदान है, कहीं जंगल है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को स्थल मंडल कहते हैं। अब बाकी जो बच गया अलग अलग रंगों में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये अलग अलग रंगों में दिख रहा होगा। तो ये जो है वो ज़मीन है, जिसको हम ज़मीन या भूमि कहते हैं। यहाँ पर कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जैसे हरा रंग दिखता है तो वो जंगल है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र होते हैं, तो इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हमारी सतह से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांश वायु यहाँ पर पाया जाता है। देखिए, जल इतना ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 3/4 भाग पूरा जल है और 1/4 भाग ही केवल स्थल है। तो पृथ्वी के चारों ओर
वायु का घेरा है जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। वायु में मुख्य रूप से वायु में मुख्य रूप से 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ये मुख्य रूप से दो गैसें ज़्यादा पाई जाती हैं। शेष जो 1% बच गया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल के कण और अन्य गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर वह दूधिया हो जाता है। यदि हम वायुमंडल की गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें तो वह दूधिया हो जाता है। तो यह दिखाता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपलब्ध है। पृथ्वी तथा सौरमंडल। अब हम आ जाते हैं हमारा सौरमंडल और पृथ्वी। सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। आपने सूर्य देखा होगा, सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश और ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। तारा मतलब वो ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें से हमेशा प्रकाश और ऊष्मा निकलते रहती है, उसको हम तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है क्योंकि वहाँ से प्रकाश और ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। ग्रह, अब हम आ जाते हैं ग्रह। पृथ्वी तो हमारा एक ग्रह है, उससे प्रकाश और ऊष्मा नहीं निकलती है। तो ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तारों की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते किंतु अपने ऊपर पड़ने वाले सौर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए ये तारों की तरह चमकदार दिखाई देते हैं। तो वास्तव में ये चमकीले नहीं होते हैं, पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित करते हैं और वो चमकदार दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये हमारा सौरमंडल है, इसे बहुत सारे ग्रह दिख रहे हैं। यहाँ पर सूर्य है और ये जो लाइन से जो आपको गोल गोल पिंड दिख रहे हैं ये सारे ग्रह हैं जो इसके चारों ओर घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ग्रह सामान्य आंखों से देखे जा सकते हैं जैसे बुध या मरकरी, शुक्र या वीनस, पृथ्वी या मंगल, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। इन सबको आसानी से देखा जा सकता है, जैसे कि बुध जिसको हम मरकरी कहते हैं, शुक्र, ये देखिए शुक्र जिसको हम वीनस कहते हैं, पृथ्वी या अर्थ, मंगल या मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सटर्न। तो ये कुछ ऐसे ग्रह जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। इसकी खोज पहले ही प्राचीन खगोलविदों ने कर ली थी। परंतु बहुत दूर, जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, ऐसे ग्रहों की खोज बाद में हुई जब दूरबीन का आविष्कार हो गया। तो दूरबीन बनने के बाद सबसे पहला खोजा गया जो ग्रह है वो है अरुण। अरुण, वरुण और यम को दूरबीन के आविष्कार के बाद खोजा जा सका। ये देखिए, ये अरुण है और ये वरुण है। ग्रह की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में भाग लिया और प्लूटो को परिभाषा के अनुरूप न होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। परंतु जब यह देखा गया कि हम किसको ग्रह मानेंगे, उसकी परिभाषा बनाई गई, तो उसमें प्लूटो सही नहीं बैठा, इस कारण उसको ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया और उसको वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। इस तरह से हमारे सौरमंडल में अभी 8 ग्रह हैं। तो वो 8 ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य के दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। तो प्लूटो को क्यों हटा दिया गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लूटो को क्यों ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया? प्लूटो अब ग्रह नहीं है। तो 24 अगस्त को, जैसे कि हमने बताया था, 24 अगस्त 2006 में ग्रहों की परिभाषा तय की गई प्राग में।
75 देशों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया और उन्होंने परिभाषा तय किया, तो उसके अनुसार ग्रह किसको कहेंगे? तो ग्रह की परिभाषा के अनुसार कुछ बिंदु उसको फॉलो करने चाहिए, कुछ बिंदु उसमें होने चाहिए, जैसे कि जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, जो सूर्य का चक्कर लगाता हो, पहला शर्त है। दूसरा, जिसमें इतना द्रव्यमान हो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका आकार तो गोल हो, मतलब वो पर्याप्त बड़ा होना चाहिए, द्रव्यमान ज़्यादा होना चाहिए और गोल होना चाहिए। जिसका परिक्रमा पथ साफ हो, अर्थात किसी दूसरे ग्रह के पथ को वह नहीं काटता हो, मतलब उसका अलग से रास्ता हो तय सूर्य की परिक्रमा करने का। जिसमें अन्य ग्रह या पिंड ना हो। तो ये परिभाषा तय की गई। इसके बाद देखा गया कि प्लूटो इस परिभाषा में बैठता है कि नहीं। तो प्लूटो सूर्य की परिक्रमा अवश्य करता है, परंतु छोटा और कम द्रव्यमान होने के कारण यह गोल नहीं है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाने के दौरान यह वरुण की कक्षा को काटता है, और इसके अलावा यह लगभग बाकी ग्रह जो है वो एक तल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि प्लूटो जो है 17 अंश का कोण बनाते हुए परिक्रमा करता है। ये देखिए, ये जो है ये प्लूटो है, ये जो आपको दिख रहा है ये प्लूटो है। प्लूटो का परिक्रमा पथ ये है। अब बाकी ग्रह देखो एक ही तल में परिक्रमा कर रहे हैं। प्लूटो बहुत छोटा है, चिपटा भी है। इसका परिक्रमा जो पथ है वो 17 अंश का कोण बनाते हुए कुछ इस तरह से घूमता है। और ये जो वरुण का जो पथ है, ये वरुण का पथ है, इसको वह काटता हुआ चला जाता है, यहाँ पर से काट रहा है। तो इस कारण से यह इस परिभाषा में नहीं बैठा, इस कारण इसको ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया। तो परिभाषा में न बैठने के कारण इसको ग्रहों की बिरादरी से हटा दिया गया, और हमारे सौर मंडल में अब 8 ग्रह माना गया और इसको वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। प्लूटो को वामन ग्रह का दर्जा दिया गया। इसके बाद आता है उपग्रह। उपग्रह वे खगोलीय पिंड होते हैं जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है, जबकि मंगल के 2, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण के 1 से अधिक उपग्रह हैं, मतलब इनके ज़्यादा उपग्रह हैं। जैसे कि बृहस्पति के 28 है, शनि के 30 है, अरुण के 21 है और वरुण के 8 हैं। ऐसे बहुत सारे इनके ग्रह हैं, उपग्रह हैं। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमे, ग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, है ना, सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करेगा वो ग्रह, और ग्रह के चारों ओर जो घूमे उसको उपग्रह। उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों से मिलकर सौर परिवार बनता है। तो इन सबको मिलाकर हम सौर परिवार कहते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह और कृत्रिम उपग्रह। तो प्राकृतिक रूप से बना हुआ ऐसा पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए वो प्राकृतिक उपग्रह होगा, जबकि मानव निर्मित जो पिंड होगा जो किसी ग्रह का चक्कर लगाए उसको हम कृत्रिम उपग्रह कहेंगे। जैसे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह। ये देखिए, ये सूर्य, ये हमारी पृथ्वी, और इसके चारों ओर घूमता ये चंद्रमा। तो ये चंद्रमा ऐसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये पृथ्वी ऐसे हमारे सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस ग्रह के चारों ओर घूम रहे चंद्रमा प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, इसके कारण ये प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा नाम दिए हैं। तो कृत्रिम उपग्रह किसे कहेंगे? तो प्राकृतिक ग्रह उपग्रह हो गया। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट से अंतरिक्ष में स्थापित किए ऐसा पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। जैसे कि आर्यभट्ट, ये आर्यभट्ट है जो कृत्रिम उपग्रह है। दूसरा है भास्कर। ये सारे
हमारे भारत के द्वारा बनाया गया उपग्रह है भास्कर। ये देखिए भास्कर है, और एप्पल, ये एप्पल उपग्रह है जिसको हम अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। तो इसको क्यों स्थापित करते होंगे? तो इसका उपयोग है, कृत्रिम उपग्रह का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसारण, टेलीविज़न सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो हम जितने भी टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, आकाशवाणी सुनते हैं, है ना, मौसम का हाल जानते हैं, भूगर्भ की जानकारी जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमको उपग्रह से प्राप्त होती हैं। देखिए हमारा जो पहला उपग्रह है उसका नाम आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट, हम आर्यभट्ट के बारे में जान लेते हैं। आर्यभट्ट हमारे पहले प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रह का नाम हमने आर्यभट्ट रखा था। क्यों रखा था? देखो आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। ये आर्यभट्ट है, ये एक महान वैज्ञानिक थे। इनका जन्म सन 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र, जिसको आजकल पटना कहा जाता है, में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है। इन्होंने ये सारी बातें पहले ही बता दी थी, जिसको हम अभी पर जानते हैं। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ रेखागणित, वर्गमूल, घनमूल, खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला। इनकी पुस्तक है आर्यभट्टीय, जिन्होंने उन्होंने गणित, रेखागणित, वर्गमूल, घनमूल, खगोलीय आकृतियों, खगोल शास्त्र, इन सब के बारे में उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक और पुस्तक लिखी आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से, जिसमें दैनिक खगोलीय गणना, मतलब शुभ मुहूर्त निकालना, जैसे पंचांग बनाना, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई गई है कि कैसे शुभ मुहूर्त निकाला जाता है, कैसे खगोलीय गणना करते हैं, दैनिक शुभ मुहूर्त कैसे निकालते हैं, पंचांग कैसे बनता है। ये सारी चीज़ें आर्यभट्ट सिद्धांत नामक पुस्तक में उनके द्वारा जो लिखी गई है उसमें दर्शाई गई हैं। खगोल एवं गणित विज्ञान के क्षेत्रों में उसके योगदान के सम्मान में भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। तो इतने महान वैज्ञानिक होने के कारण इनके ही सम्मान में पहले जो उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट रखा गया। अब हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकता कौन कौन सी होती है? तो जीवधारियों के लिए मूल रूप से इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। भोजन, दूसरा है जल, तीसरा है वायु, और चौथा है मिट्टी तथा प्रकाश। तो ये सारी चीज़ें, भोजन, जल, वायु, मिट्टी तथा प्रकाश, ये अति आवश्यक चीज़ें हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले भोजन। भोजन क्यों आवश्यक है? सभी जीवधारी कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन से ही हमको ऊर्जा प्राप्त होता है कार्य करने के लिए। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए ये उत्पादक कहलाते हैं। मतलब जो सूर्य की रोशनी आती है वह उसका उस प्रकाश का उपयोग करके, उसकी ऊर्जा का उपयोग करके, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसको प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। ये देखिए, ये हरा पौधा है, ये सूर्य की रोशनी है, ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, नीचे से ज़मीन से पानी ले लेता है और ग्लूकोज बनाता है, अर्थात अपना भोजन बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। तो देखिए पौधे बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं प्रकाश संश्लेषण करके। ये अपना भोजन बनाते हैं जिस पर बाकी जीव निर्भर करते हैं, साथ ही ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अन्य जीव जैसे मनुष्य, जंतु, पशु पक्षी अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। तो पौधों पर बाकी जीव निर्भर करते हैं। शाकाहारी जीव प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जबकि मांसाहारी इन शाकाहारी जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे पौधों पर परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं। सर्वाहारी जीव पौधे तथा जंतु दोनों के ऊपर भोजन के लिए निर्भर करते हैं। देखो शाकाहारी जो होते हैं डायरेक्ट पौधे खाते हैं, तो वो सीधे सीधे उस पर निर्भर है अपने भोजन के लिए, जबकि मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं तो शाकाहारी की ऊर्जा कहाँ से आई? पौधों से आई। तो इस तरह से मांसाहारी भी पौधों पर ही निर्भर है परोक्ष रूप से।
और सर्वाहारी जो होते हैं वो दोनों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। फिर है जल। जल जो है अति आवश्यक है सभी जीवों के लिए। पौधे एवं जंतुओं को भोजन के साथ ही जल की भी आवश्यकता होती है। अभी आपने देखा प्रकाश संश्लेषण में भी जल की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा तो भोजन किसी को नहीं मिल पाएगा, जीवन संभव ही नहीं है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। शरीर का अधिकांश भाग भी जल ही है, 70% भाग तो जल ही होता है द्रव्यमान का। उसके बाद आता है वायु। वायु की महत्व तो आप सभी जानते हैं। बिना वायु के कोई भी जीव थोड़े समय के लिए भी जीवित नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग सभी जीव श्वसन में करते हैं। जलीय जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है मिट्टी और प्रकाश। जीवन के लिए मिट्टी एवं प्रकाश आवश्यक है। मिट्टी पौधों को सहारा देते हैं, साथ ही खनिज पदार्थ को उपलब्ध कराते हैं। प्रकाश की सहायता से पौधे द्वारा भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जो सभी जीवों की मूल आवश्यकता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। तो भोजन, जल, वायु, मिट्टी और प्रकाश ये अति आवश्यक है जीवन के लिए। पृथ्वी जो है वो सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। अब तक ज्ञात ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। देखो ये पृथ्वी पर्याप्त दूरी पर है सूर्य से, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आता है यहाँ पर। अगर हम ज़्यादा पास होते तो जल जाते, जैसे बुध और शुक्र हैं। इसके बहुत सारी विशेषताएं हैं। पृथ्वी की जलवायु मनुष्य और अन्य जीवों के रहने के लिए उपयुक्त है, पहली विशेषता। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है जो वहाँ जीवन के लिए अस्तित्व को बनाए रखती है। उसके वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस है जो यहाँ पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रख रही है। इसके बिना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है जो हमें अत्यधिक गर्मी और ठंड से बचाता है। तो वायुमंडल में एक परत होती है जिसको बोलते हैं ओजोन। वह हमको सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। साथ ही जो वायुमंडल है हमारी सुरक्षा कवच के रूप में है, वो हमको अधिक ठंड और अधिक गर्म से बचाती है। पृथ्वी पर विशाल मात्रा में जल है और जल की महत्व तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। जल के बिना कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन के लिए सभी आवश्यक चीजें जैसे भोजन, जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश सब उपलब्ध है। इनकी इन विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी अद्वितीय ग्रह है। तो इस तरह से ये पूरा यूनिट हमने कवर कर लिया, कक्षा 6वीं। तो यह जो चैनल है जिसमें हम आपके लिए कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं और इससे आगे के क्लासों की हम वीडियो डालते रहते हैं। तो यह आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। हमारा जो वीडियो है आप लोग ये हमारा जो चैनल है वो पाठशाला के नाम से चैनल है, पाठशाला चमन चंद्राकर। आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पढ़ाई करते रहिए।